जय हिंद बच्चों। संदीप सर दून डिफेंस एकेडमी में आज केमिस्ट्री का एक और क्लास में आप सबका वेलकम है। आज जो टॉपिक हम केमिस्ट्री में करेंगे वो करेंगे पीरियोडिक टेबल्स, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम पीरियोडिक टेबल का एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन और रिलेटेड टू पीरियोडिक टेबल कौन कौन से एलिमेंट्स और कौन कौन से आपके एलिमेंट्स है जो पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे काम करते हैं इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे जिसमें हम कॉन्फ़िगरेशन या एक्स्ट्रा चीज़ें ऑर्बिटल्स की पढ़ेंगे, लेकिन एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे कि एनडीए में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन अगर आ जाए कि कॉन्फ़िगरेशन लिखिए या कोई ट्रेंड पूछ लिया जाए तो हम उन्हें कैसे पढ़ेंगे इस चैप्टर में, तो वो स्टार्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने का रीजन यही था कि हमारे नेचर में जो मैटर, जो हम पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मैटर हमारे डे टू डे लाइफ में एग्जिस्ट करता है। मैटर कोई भी ऐसी चीज है जिसके पास कोई जगह घेर रहा है या कोई मास है, ये हमने मैटर पढ़ा था। मैटर हमारी क्लासिफिकेशन का कह सकते हो एक होल सोल, एक हमारी बॉडी का या बोल सकते हो हमारे नेचर का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया या सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है। अब उस मैटर के अंदर सबसे पहले जो हमने एक टॉपिक पढ़ा था एलिमेंट्स, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ सब्सटेंसेस के बारे में। तो उसी एलिमेंट्स को अब हमने क्या करा, अब हमने ये सोचा कि नेचर में अब इतने एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए। डे टू डे लाइफ में जब शुरुआत हुई डिस्कवरी की तो बहुत सारे मेटल्स और एलिमेंट्स के अंदर ही मेटल्स है, तो एलिमेंट्स हमारे डिस्कवर होना शुरू हुए। 1800 की बात करें 1800 से तो पीरियोडिक टेबल का जन्म बोला जाता है। आपका जो बर्थ और पीरियोडिक टेबल है वहां से शुरुआत होनी शुरू हुई। 1800 में लगभग आप बोल सकते हो टोटल 31 एलिमेंट्स, 31 एलिमेंट्स आपके डिस्कवर हो गए थे। जैसे जैसे टाइम बढ़ा 1885 1850s के बाद जब हमारी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स स्टार्ट हुए तो हमारे एलिमेंट 60 61 ऐसे करके बढ़ते गए। अब हम उन एलिमेंट्स को आज के टाइम पे पूरा का पूरा एक टेबल के फॉर्म में पढ़ते हैं और आज हमें पता है कि जितने भी एलिमेंट्स हमारे डे टू डे लाइफ में है वो टोटल हमारे पास 118 हैं। ये 118 है। जब मैं स्कूल में थी और मैं जब पीरियोडिक टेबल पढ़ती थी तो वहां पे सिर्फ 114 ही पढ़े थे। ये 2014 या 15 के बाद ये चार नए एलिमेंट्स 114 के बाद जो 118 एलिमेंट्स, जो +4 एलिमेंट्स जो न्यू डिस्कवर हुए वो चार एलिमेंट्स 113 115 117 और 118, इन ये चार एलिमेंट्स नए आपके डिस्कवर हुए। तो हमने इसी टेबल में हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को पढ़ना है। अब इस एलिमेंट्स में पीरियोडिक टेबल में हम एक बहुत अच्छी सी पीरियोडिक टेबल देखते हैं। ये देखिए मैंने एक पीरियोडिक टेबल यहाँ पे एक अच्छे से आपको एक हाईलाइट करा दी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इस पीरियोडिक टेबल को आज के टाइम पे ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग से कभी ऐसी नहीं थी। शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत यहां से हुई जब हमने बोला कि सबसे पहला एलिमेंट अगर हम बात करें, फास्फोरस सबसे पहला एलिमेंट था जो डिस्कवर हुआ। ठीक है, 1800 में मैं आपको पहले ही बोल चुकी हूं कि सिर्फ 31 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। 118 तो आज के टाइम पे नोन है, जिसमें मैंने आपको बोला है कि 113 115 117 और 118 ये चार नए एलिमेंट्स है जो आपके इस टाइम पे क्या हुए थे, डिस्कवर हुए थे। अब पीरियोडिक टेबल में देने के लिए कौन कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, तो सबसे पहले साइंटिस्ट जो हमारे आए थे वो थे पीरियोडिक टेबल को देने के लिए, वो थे डोब्रेनेर। ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इनका नाम जॉन डेब्रेनेर था। डोब्रेनेर जो भी बोल सकते हैं, जर्मन है तो इसलिए नाम थोड़ा सा डिफरेंट प्रोनाउंस किया जाता है। 1817 में इन्होंने सबसे पहले पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करा। आखिर वैसे टेबल तो नहीं दी पर उन्होंने कुछ चीजें टेबल के बारे में बताई। उसने ये बोला कि हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे। जैसे फॉर एग्जांपल डोब्रेनेर के टाइम पे ऑलमोस्ट 61 या 62 के अराउंड कुछ एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे, तो उन्होंने उन्हीं एलिमेंट्स के हिसाब से अपनी टेबल को रखना शुरू करा। अब उन्होंने बोला क्या, इसको हम ज्यादा ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते नहीं है। ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और लास्ट मेंडलीव की टेबल से आते हैं। तो डोब्रेनेर को भी इंक्लूड करते हैं क्योंकि इनके बिना हमारी पीरियोडिक टेबल बिल्कुल इनकम्प्लीट है। तो डोब्रेनेर ने क्या बोला, डोब्रेनेर ने ये बोला कि अगर हमारे पास कोई भी 3 एलिमेंट है, फॉर एग्जाम्पल लिथियम,
लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ठीक है, तो यहां पे लिथियम का वेट देखा गया, उस समय हमने रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट के मास के हिसाब से, एटॉमिक मास के हिसाब से वेट निकालना शुरू कर दिए थे। तो उन्होंने ये बोला कि लिथियम 7 होता है और अगर पोटेशियम 34 है, तो अगर हम इन दोनों का क्या करते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, एवरेज निकालते हैं तो हमारा एवरेज 39, इसको 39 कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। 7 + 39 मॉलिक्यूलर इसका एटॉमिक वेट है। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो इसका एवरेज आपके सेंटर के जो एलिमेंट है उसके बराबर आता है। तो जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा वेट 23 के अराउंड आता है। तो हमने ये देखा कि जो सोडियम है उसका वेट जो है 23 के अराउंड देखा गया। तो ऐसे करके उन्होंने 3-4 एलिमेंट्स के लिए लिस्ट बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ट्राइड्स का सिस्टम जो दिया था, डोब्रे ने ट्राइड्स इसीलिए फेमस हुआ। उन्होंने ये बोला कि जो पहला और तीसरा एलिमेंट है, अगर हम उन दोनों का सम लेंगे और एवरेज करेंगे तो वो हमारे तीसरे सेंटर वाले एलिमेंट का वेट बोला जाता है। चलिए, ये बड़ा सक्सेस हुआ क्योंकि पहली बार लोगों ने देखा कि अरे भाई, किसी इंसान ने 2 चीजों को कैलकुलेट करके किसी तीसरे का मॉलिक्यूलर वेट एग्जैक्ट बना दिया। तो ऐसे करके उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को एक सीरीज में रखा। उन्होंने बोला कि अगर हम लिथियम, सोडियम को बोलेंगे तो एक सीरीज में रखेंगे। इसके बाद उन्होंने कैल्शियम, स्ट्रोंटियम और बेरियम के लिए भी दिया, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। सक्सेस, सबसे बड़ी सक्सेस क्या हुई इनकी टेबल की, सबसे बड़ी सक्सेस ये थी कि पहली बार किसी ने एलिमेंट्स को ग्रुप करना स्टार्ट करा। कि अभी तक हमने बस ये बोला भाई ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया, ये एलिमेंट डिस्कवर हो गया, बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर हो ही रहे थे, लेकिन अब इन्होंने सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि भाई मैं इन सबको अरेंज करूंगा और कैसे अरेंज करूंगा। ठीक है, तो यहां पे इनका सक्सेस ये था कि इन्होंने ग्रुपिंग करना शुरू कर दिया था। लेकिन क्या हुआ कि इनके बाद बहुत सारे साइंटिस्ट रहे जिन्होंने पीरियोडिक टेबल पे अपने कंसेप्ट दिए। तो देने का रीजन ये था कि डोब्रेनेयर के कुछ कंसेप्ट क्या हो गए, डिफेक्टिव हो गए या लिमिटेड हो गए, जिनको लिमिटेशंस भी कहते हैं। तो यहां पे हम डिफेक्ट्स बोलेंगे। इनका डिफेक्ट, सबसे बड़ा डिफेक्ट क्या था कि इनके जो ये ट्राइड सिस्टम का कंसेप्ट था, जो ये डोब्रेनेयर ने अपना ट्राइड का जो कंसेप्ट दिया था, वो कुछ एलिमेंट्स के लिए तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल फिक्स बैठ रहा था, लेकिन कुछ एलिमेंट्स के लिए ये बैठ ही नहीं रहा था। फॉर एग्जाम्पल, हैलोजन्स वाले कंसेप्ट में बड़ी दिक्कत हो गई थी। आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, आपको सिर्फ ये बोलना सीखना है और आपको ये जानना है कि डोब्रेनेयर ने ट्राइड्स का सिस्टम शुरुआत करी थी, शुरुआत इन्हीं से ही हुई थी। इसके बाद चलिए एक दूसरे साइंटिस्ट आए हमारे, जिनका नाम था न्यूलैंड। अब भाई ये न्यूलैंड क्या है, न्यूलैंड भी एक तरीके के क्या कहते हैं, पीरियोडिक टेबल में अरेंज करने के एलिमेंट्स को देने के लिए रिस्पॉन्सिबल हुए। इन्होंने 1865 में अपना एक न्यूलैंड का क्या दिया, कंसेप्ट दिया क्या, ये म्यूजिक को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। तो सारे गामा पाधा नी सा हम पढ़ते हैं ना, 7 सुर, पा धा नी, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 सुर होते हैं। तो इन्होंने 7 का कंसेप्ट, वही म्यूजिकल कंसेप्ट में 7 एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू करा। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये देखा कि फर्स्ट सेकंड, चलिए लिख देते हैं पहले। इन्होंने ये बोला कि सबसे पहला एलिमेंट जो है, जो सिमिलैरिटी शो कर रहा है, तो उन्होंने 7 के ग्रुप्स में उन्हें पेयर करना शुरू करा। इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के लिए कंसेप्ट दिया। मतलब जैसे जैसे जो इंसान या जो एलिमेंट बड़ा हो रहा है, हम उसके हिसाब से उसे क्या रखेंगे, उसे हम टेबल में फिक्स करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट उन्होंने लिथियम रख लिया। अभी हाइड्रोजन का नाम कहीं पे भी नहीं लिया क्योंकि हाइड्रोजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। ठीक है, यहां पे क्या कहते हैं चलिए अब इसको थोड़ा सा ठीक करेंगे एक बार। जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते रहते हैं उसमें हम हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन और फ्लोरीन, ठीक है,
यहां पे हमने देखा और फिर उन्होंने दोबारा सोडियम वाले कंसेप्ट को, सोडियम यहां पे उन्होंने मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, चीजें बड़ी सिमिलर वे में जा रही थी, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम और कैल्शियम को भी लिख लीजिए, क्योंकि न्यूलैंड को जब हम बाद में डिफेक्ट्स पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कैल्शियम तक लिखने का क्या रीजन था। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं तो जब उन्होंने 7 का कंसेप्ट दिया कि 7 सुरों के हिसाब से हम पीरियोडिक टेबल को करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपका फर्स्ट एलिमेंट 7वें नंबर तक आ रहा था तो फ्लोरीन के बाद सोडियम, हालांकि हमें अभी पता है कि फ्लोरीन के बाद सोडियम नहीं आता, एक और एलिमेंट आता है जिसको नियॉन कहते हैं, ठीक है। लेकिन फ्लोरीन के बाद जब उन्होंने सोडियम रखा तो वो भी बिल्कुल तीनों डोब्रेनेर वाले कंसेप्ट की तरह ही सेम सिमिलैरिटी सेम टेबल में आ रहा था। तो ये तो बड़ी अचंभित बात हो गई कि भाई न्यूलैंड ने बहुत सारी चीजों को बहुत अच्छे से अरेंज करा, ऑफ कोर्स करा उन्होंने, इसीलिए उनका सबसे बड़ा जो आप बोल सकते हो जो मेरिट था वो ये था कि उन्होंने सबसे पहले चीजों को पीरियोडिसिटी, ऑफ कोर्स वो मेंडलीव था जिन्होंने पीरियोडिसिटी को ढंग से दिया। लेकिन जब हम पीरियोडिसिटी की बात करते हैं तो यहां पे आप देखिए कि एक एलिमेंट जो उसके नीचे आ रहा है बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसी कंसेप्ट के लिए न्यूलैंड ने क्या करा, एक अपना एक कह सकते हैं एलिमेंट्स की एक सीरीज को या एक अपने तरीके का एक मेथड बनाया। अब यहां पे सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, when elements were arranged in order of their increased atomic weight, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, जब एलिमेंट्स इनके क्या हुए क्या कहते हैं इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट की वजह से अरेंज हुए, तो हमने ये देखा कि जब भी उस एलिमेंट के नीचे वाला था वो कंटिन्यूस रिपीटिशन में आ रहा था, ठीक है। तो रिपीटिशन की वजह से क्या फायदा मिला या क्या देखने को मिला कि जो लिथियम है उसके नीचे जो एलिमेंट आ रहा है वो सिमिलर बिल्कुल लिथियम की जैसी ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, और जो पोटेशियम है वो सोडियम के नीचे आ रहा है, ठीक है, तो वो भी बिल्कुल सोडियम के जैसे ही प्रॉपर्टी को ऑलमोस्ट शो कर रहा था। तो भाई ये सब चीजें जो थी पीरियोडिसिटी, एक नए टर्म को बनाने में रिस्पॉन्सिबल हुई। पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी कुछ नहीं होता, जो मैंने अभी तक बता दिया है उसी का नाम पीरियोडिसिटी है, कि आप जब कोई पैटर्न में चल रहे हैं और जब दोबारा वो पैटर्न स्टार्ट हो रहा है तो वो पैटर्न के नीचे वाला सेम एलिमेंट बिल्कुल ऊपर वाले एलिमेंट के जैसे ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, तो उसे कहते हैं पीरियोडिसिटी, ठीक है। तो न्यूलैंड ने यहाँ पीरियोडिसिटी और प्लस अपने सारे गामा को इतना प्यार होने की वजह से क्या हुआ, बिल्कुल तरीके से रख दिया। लेकिन क्या हुआ, बहुत बड़ा डिफेक्ट इसके पास फिर देखा गया। डिफेक्ट बोल सकते हैं या लिमिटेशंस बोल सकते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी जो डिफेक्ट न्यूलैंड का था कि जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता गया हमारी डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस हुई। इसके टाइम तक कोई नोबल गैस नहीं थी, तो इस वजह से इसने फ्लोरीन के बाद सोडियम का वेट देखा कि इससे फ्लोरीन से थोड़ा बड़ा वेट सोडियम का है। लेकिन अब तो हमारा फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है, टेक्निकली तो नियॉन को यहां आना चाहिए था, फिर क्यों? तो अब पीरियोडिसिटी खराब नहीं हो जाएगी? जहां हमारा लिथियम एक मेटल है वहां हमारा नियॉन एक टोटली एक गैसियस स्टेट वाला एलिमेंट है जो कि एक नोबल गैस है जो रिएक्ट नहीं करता, जबकि हम आगे पढ़ेंगे कि ये वाली सीरीज तो इतनी रिएक्टिव होती है, ठीक है। तो यहां पे हो गई दिक्कत। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस ने न्यूलैंड के फंडे पे दिक्कत कर दी, ठीक है। लेकिन जो उन्होंने ट्रेंड बनाया उसमें जो जो एलिमेंट्स नीचे लिए, ये देखने की बात थी कि बड़े सटीक बिठाए उसने, कि उसने बोला कि हाँ ये तीन एलिमेंट्स या ये दो एलिमेंट्स और ये कार्बन सिलिकॉन वाले हैं, ये बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करे, और आज के टाइम पे भी हम इन प्रॉपर्टीज को देखते हैं। तो डिस्कवरी ऑफ नोबल गैसेस। दूसरी चीज, कैल्शियम तक ही क्यों हमने लिखा, क्योंकि न्यूलैंड ने डिस्कवरी जो करी, मतलब जो अरेंजिंग करी, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स के लिए करी। हम देखते हैं जब भी कोई लाइट एलिमेंट्स है उनकी सीरीज को इसने बहुत अच्छे से अरेंज करा, लेकिन जब हेवियर मेटल की बात हुई तो यहां पे डिस्कवरी ऑफ हेवियर मेटल्स तब हुई नहीं थी, तो इस वजह से न्यूलैंड की थ्योरी हेवियर मेटल्स के लिए कभी यूज ही नहीं हो पाई, ठीक है। तो अब चलिए, अब चलते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले पार्ट में,
जिसमें हम पढ़ेंगे अब मेंडलीव्स की थ्योरी। ठीक है, इनका नाम दिमित्री मेंडलीव था। ठीक है, ये रशियन केमिस्ट थे। इन्होंने 1869 में सबसे पहले पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट, जो हम पीरियोडिसिटी पढ़ते हैं, उसको क्लैरिफाई करा। ठीक है, ये बहुत स्मार्ट थे। इन्होंने कंसेप्ट पीरियोडिसिटी की वजह से एक कंसेप्ट दिया पीरियड्स एंड ग्रुप्स का। अब पीरियड्स एंड ग्रुप्स क्या होते हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जब मैं दिखाऊंगी तो पीरियोडिक टेबल से ही डायरेक्टली पढ़ेंगे, जिससे इजी रहेगा पढ़ना। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बोला कि यार न्यूलैंड ने कंसेप्ट में थोड़ी सी गड़बड़ी करी। तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट तो रखा ही हुई कि कुछ इंटरवल के बाद जब दोबारा उसी सीरीज में या उसी टेबल में वही एलिमेंट दोबारा आता है, तो ऊपर वाला एलिमेंट जो उसके साथ उसी सीरीज में था वो बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेंगे। जैसे हमने देखा लिथियम है, सोडियम था और पोटेशियम था, उसने ये अग्री करा। लेकिन उसने न्यूलैंड की दिक्कत क्या हुई थी कि यहां तो नोबल गैस आ जा रही थी 1 2 3 4 5 6 7, और फिर क्या हो रहा था कि उसके बाद क्या हो रहा था कि दोबारा लिथियम के बाद जो नियॉन आ रही थी वो आना चाहिए था यहां। तो इन्होंने स्मार्टनेस दिखाई। इन्होंने जब सीरीज को डिस्ट्रीब्यूट करा तो यहां पे एक खाली जगह, एम्प्टी ग्रुप के लिए जगह छोड़ दी। ही वॉज स्मार्ट इनफ टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि आपके पास जब भी पीरियोडिक टेबल हो रही है और जो एलिमेंट गड़बड़ी कर रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एलिमेंट इस सीरीज में बैठ नहीं रहा, दिक्कत कर रहा है। तो उसने क्या करा, उसने यहां पे जैसे न्यूलैंड की 2 3 4 5 6 7, और उसके बाद अगर अभी तो पीरियड्स मैं फिर से बताऊंगी कि एग्जैक्टली ग्रुप्स और पीरियड्स कैसे बताए, लेकिन जो उसने एक सीरीज यहां पे थी उसे यहां पे एक सीरीज को छोड़ दिया कि जिससे सोडियम हमारा दोबारा जब रिपीट हो रहा था तो उसको कोई टच नहीं कर पाया, ना उससे कोई दिक्कत हुई। तो यहां पे उन्होंने सबसे पहली और स्मार्टनेस का काम ये करा। ठीक है, अब उन्होंने क्या क्या करा, सबसे पहली चीज जो मेंडलीव ने बोली गई, जिसकी वजह से हम मेंडलीव को एज बोला जाता है कि सबसे पहले इंसान जो पीरियोडिक टेबल के बारे में एक्चुअल कंसेप्चुअल चीजें दी, वो मेंडलीव थे। हालांकि उनकी टेबल में भी बहुत बड़ी दिक्कत थी जो हम आगे हेनरी मोजले से ठीक करेंगे। तो उन्होंने ये बोला कि कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं वो सारे के सारे हम अरेंज करेंगे उनके एटॉमिक वेट। अभी ये महाशय भी वेट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल थे, मतलब इन्होंने भी वेट का ही कंसेप्ट लिया जो इनसे पहले डोब्रेनेर और न्यूलैंड ने कंसेप्ट लिया था। इन्होंने भी यही बोला कि अगर कोई एलिमेंट को मुझे रखना है या सीरीज में बिठाना है या पीरियोडिक टेबल मुझे बनानी है जिसमें मैं ग्रुप्स एंड पीरियड्स को बनाऊंगा, तो वो एलिमेंट सारे के सारे वजन के हिसाब से, उनके मास वेट के हिसाब से क्या होंगे, अरेंज होंगे। जो भाई सबसे हल्का होगा वो सबसे पहला होगा, जो उससे भारी होगा वो उसके बाद होगा। लेकिन कुछ फिर डीमेरिट्स इसी की वजह से ही, यही कंसेप्ट की वजह से आए। तो अब वो मेरिट्स क्या थे वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मेरिट्स क्या थे, इन्होंने इनके टाइम तक एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज जो शेयर करेंगे, एक्स्ट्रा नॉलेज। इनके टाइम तक 63 एलिमेंट्स तो हो ही गए थे डिस्कवर, बाकी और हो ही रहे थे। ठीक है, 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा अपने एटॉमिक वेट के हिसाब से। ये बहुत बड़ी बात थी कि जहां साइंटिस्ट 3 20 ऐसे लेके चल रहे थे, यहां इन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज करा। ठीक है, अरेंज करने के बाद इन्होंने क्या करा, इन्होंने बोला कि अब पीरियोडिक टेबल को मैं ये सारे गामा पादा नी सा ये कुछ नहीं करने वाला, मैं दूंगा एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, पीरियड्स एंड ग्रुप्स का। अब इन्होंने बोला क्या, इन्होंने बोला कि मैं किसी भी पीरियड के लिए अगर ग्रुप्स या पीरियड्स बनाऊंगा तो मैं ये कहता हूं कि ग्रुप्स जो हैं मैं 1 to 18 रखूंगा। ठीक है, और एक चीज रखूंगा जिसे बोलेंगे पीरियड, जो 1 to 7 तक होगी। वर्टिकल लाइन को, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हें बोला इसने पीरियड्स।
और अक्रॉस द टेबल जाने के लिए इसने 1 से लेके 18 तक क्या बनाए, इन्होंने ग्रुप्स बनाए। ठीक है, तो इन्होंने पहली बार कोई कंसेप्ट दिया कि पीरियड्स और ग्रुप्स को, और ये बड़े इंटरेस्टिंग वे में इन्होंने दिया। इन्हें पता था कि काफी एलिमेंट मेरे जाने के बाद भी डिस्कवर होंगे। देखिए आज के टाइम पे भी अभी भी केमिस्ट्री पूरी नहीं हुई है, क्या पता हमारे 20 साल बाद कुछ और नए एलिमेंट्स हो जो डिस्कवर हो। जैसे मैंने अभी आपको 114 और 118 का कंसेप्ट बताया था। वहीं दोबारा अगर हम देखें तो इन्होंने टेबल को ऐसे अरेंज करा कि दिमाग लगाया। मैंने आपको पहले बोला था जो न्यूलैंड ने गलती करी वो इन्होंने नहीं करी। इन्होंने बोला कि जैसे कोई एलिमेंट, लेट्स से कि किसी का वेट थोड़ा कम है और किसी का उससे थोड़ा ज्यादा है, और उसको लगा कि इसके बीच में भी कोई एलिमेंट हो सकता है जो इनके बीच का वेट रखता हो, तो इसलिए क्या होगा, तो यहां पे उन्होंने समझदारी दिखाई और इन्होंने पीरियोडिक प्रॉपर्टी के लिए एलिमेंट्स को जब डिस्ट्रीब्यूट करा और वेट के अकॉर्डिंग करा, तो इन्होंने कई जगहों पे जैसे नोबल गैसेस के लिए जगह छोड़ दी। ये कॉर्नर वाला पार्ट इन्होंने किसके लिए छोड़ दिया, नोबल गैसेस। और जैसे जैसे हमारी नोबल गैसेस डिस्कवर होती गई, पीरियोडिसिटी के अकॉर्डिंग उनको वैसे ही फिक्स करते रहे। ठीक है, बहुत सारे करेक्शंस थे मासेस के जो ये इधर आते नहीं है ज्यादा, लेकिन बस थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा इन्फो है कि आपके मासेस का करेक्शन भी इन्होंने बहुत ज्यादा ठीक करा था। जैसे बेरिलियम का पहले वेट 13.5 बोला जाता था इनिशियल वेट, लेकिन इन्होंने बाद में वे करके और करेक्ट करके उसको 9 बनाया लेटर ऑन। ये तो थे भैया मेरिट्स, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि हमें इनकी थ्योरी की वजह से या इनके कंसेप्ट की वजह से पता चला कि अब हम 7 पीरियड्स रखेंगे और उसमें हम 18 ग्रुप्स को बनाएंगे। अक्रॉस द टेबल जब जाते हैं लेफ्ट टू राइट तो इन्हें बोला जाता है ग्रुप्स, और टॉप टू बॉटम जब बोला जाता है तो इन्हें बोलते हैं पीरियड्स। ठीक है, हमारे पास 7 उन्होंने पीरियड्स दिए और 18 ग्रुप दिए। 18 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 ग्रुप्स इन्होंने दिए। सबसे बड़ा डीमेरिट इनका क्या था, इन्होंने न्यूलैंड के लिथियम से ही शुरुआत करी थी, तो इनको दिक्कत ये हो रही थी कि लिथियम से भी हल्का कोई हो सकता है। इनको हाइड्रोजन की पोजीशन समझ में नहीं आई। आप आज के टाइम पे भी अगर आप हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन 2 जगह नजर आता है। मैं एक बार आपको एक पीरियोडिक टेबल दिखा देती हूं, आप देखिए। वैसे तो हाइड्रोजन हम यहां पे लिखते हैं, राइट, लेकिन आप अगर कोई और स्टैंडर्ड पीरियोडिक टेबल भी देखेंगे, मैंने कंफ्यूजन ना रखते हुए इसीलिए हाइड्रोजन के लिए ये वाली पीरियोडिक टेबल चूज करिए। लेकिन अगर आप कोई और पीरियोडिक टेबल भी देखते हैं तो आपको हाइड्रोजन यहां पे भी नजर आती है, इस साइड कॉर्नर पे। तो मतलब दिक्कत क्या हो रही थी, हाइड्रोजन की पोजीशन नहीं बता पा रहे थे। उसके बाद हाइड्रोजन जब डिस्कवर हुई और जब हाइड्रोजन के बारे में हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा, तब जाके हमें ये पता चला कि हाइड्रोजन को कैसे और उसकी क्या क्या क्वालिटीज है जिसकी वजह से हमें उसे यहां नहीं तो वहां रखने में क्या है। इसीलिए हमारे क्लास 11 में एक चैप्टर आता था हाइड्रोजन, जिसपे हम उसकी डिटेल पढ़ते थे। खैर उसको नहीं पढ़ के हम पहले इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे जो एनडीए में आपके आने के पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, अब यहां पे पीरियोडिक टेबल एक स्टैंडर्ड दे दी थी। सबसे बड़ा डीमेरिट या सबसे बड़ा डिफेक्ट बोल सकते हैं कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन डिस्कस वो नहीं हो पा रही थी। ठीक है, दूसरी चीज कि हमने अभी बोला कि इसने एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग क्या करा, चीजों को अरेंज करा। लेकिन अब यहां पे क्या दिक्कत हो गई, यहां पे ये हो गई कि इन्होंने सबसे पहले रखा आर्गन को यहां, क्योंकि नोबल गैस डिस्कवर हुई तो आर्गन यहां आ गई जो खाली जगह थी, और आर्गन का मॉलिक्यूलर वेट 39.9 समथिंग होता है। ठीक है, और आप देखिए कि आर्गन है 18 और 19 नंबर पे आता है आपका पोटाशियम। अभी आप 19 को इग्नोर ना करके ये देखिए कि पोटाशियम का वेट 39.1 होता है। अभी मेंडेलीव ने क्या बोला, मेंडेलीव ने ये बोला कि वेट के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, लेकिन अब तो आर्गन का वेट क्या हो गया, ज्यादा हो गया और पोटेशियम का कम। फिर भी आर्गन पहले लिखी जाती है और पोटेशियम बाद में। तो ये सबसे बड़ा दिक्कत हुआ कि कुछ एनोमलस पेयर्स और कुछ एनोमलस वेट हो गए जो क्या हो गए, अरेंज हो गए। जैसे कोबाल्ट का वेट होता है 59.9 और निकिल का वेट होता है 58.6। फिर भी कोबाल्ट पहले आता है
27 नंबर पे और निकिल 28 नंबर पे आता है। ठीक है, तो यहां पे भी दिक्कत हो गई एनिमलिस बिहेवियर की। तो यहां पे अब दिक्कत ये हुई कि इसका मतलब वेट का रोल बहुत ही ज्यादा दिक्कत कर रहा है। वेट कभी कभी क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है, आगे पीछे हो रहा है। तो इसी वेट को ठीक करने के लिए फिर क्या हुआ, हमारे एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था हेनरी मोजले। ये हैं भाई अब हमारे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिन्हें बोला जाता है हेनरी मोजले। 1916, ठीक है, 1916 है या 13 है के बीच में ये आए थे कहीं, मतलब 1900 के बाद ही इन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को बिल्कुल मतलब नया नया बिल्कुल फ्रेश ताजा दिया। इन्होंने क्या बोला, ये इंग्लिश फिजिसिस्ट थे, तो इंग्लिश थे, ब्रिटिश के थे, यूके के रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या देखा, इन्होंने बहुत सारे एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट्स करे, एक्सरे के थ्रू एलिमेंट को टेस्ट करा। तो इन्होंने ये देखा कि हर एलिमेंट के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, अलग है। मतलब अगर कोई हाइड्रोजन है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, और कोई कैल्शियम है तो उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग है। ये करा कैसे, ये स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड है, एक्सरे मेथड जो होते हैं उनके थ्रू इन्होंने एलिमेंट्स को रिकॉग्नाइज करा। और ये देखा गया कि ज्योमेट्री मेंडलीव का सबसे बड़ा ड्रॉबैक था वेट। उन्होंने बोला कि इस बार हम एटॉमिक वेट को नहीं लेंगे, हम एक नए कंसेप्ट के साथ आएंगे जिसे बोलेंगे एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मोजले ने एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एनी एलिमेंट। ठीक है, एटॉमिक नंबर आप बस याद रखिए जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन्स हर एलिमेंट के अंदर अलग होते हैं। तो हाइड्रोजन अगर एक है तो भाई उसे बोला उसने कि ये पहले नंबर पे आएगा। अब आर्गन के अंदर 18 थे और पोटाशियम के अंदर 19 थे, तो भाई आर्गन पहले आएगी और पोटाशियम उसके बाद आएगी। तो ये वाला कंसेप्ट जो हुआ बड़ा ठीक बैठा, क्योंकि इसने एनालिटिकल मेथड की हेल्प से क्या करा, चीजों को सॉर्ट आउट करके एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट दिया। इसीलिए हमें इन्हें प्रिविलेज या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है, क्योंकि इन्होंने कंसेप्ट दिया एटॉमिक नंबर का। अब एटॉमिक नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं Z से, और ये कुछ नहीं होता है, इसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एलिमेंट के अंदर जो प्रेजेंट होते हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। इसी के साथ इसका एक भाई आता है जिसे बोलते हैं मास नंबर, जो हमने पहले की वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं, या फर्दर वीडियोस में हम जब एटम्स मॉलिक्यूल्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो मास नंबर को डिनोट किया जाता है A से। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज है, एटॉमिक नंबर खुद A से शुरू हो रहा है लेकिन मास नंबर को A सिंबल दिया हुआ है। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अभी तक इससे पहले सबने मास नंबर की वजह से दिक्कत करी थी, अब हेनरी मोजले ने इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट ही क्लियर कर दिया। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दी, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारी बड़ी सुंदर सी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जो मैं आपको यहां पे देख सकते हो। आप देखिए यहां पे एक ये पीरियोडिक टेबल है और ये हेनरी मोजले के ही थ्रू दी गई है। अब हम इसको थोड़ा सा कलरफुल ब्राइट बना देते हैं, जस्ट हमारे पढ़ने के कंसेप्ट की वजह से कि हमें इजी रहे। अब इन वाले कंसेप्ट्स में हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हेनरी मोजले की। अब हेनरी मोजले ने इन कॉन्फ़िगरेशन में, या आप बोल सकते हो पीरियोडिक टेबल में, चीजों को कैसे अरेंज बोला। उसने ये बोला कि सही है कि हम पे होंगे 7 पीरियड, 1 2 3 4 5 6 7, इसे बोलेंगे हम पीरियड। ये होते हैं पीरियड्स। और देख रहे हो 1 से लेके यहां तक कितने हैं, 18, ये होंगे ग्रुप्स। अब उसने ये बोला कि हमारे जो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप्स होते हैं इन्हें बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एक एक करके इनको पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना, सिर्फ कॉमन चीजें पढ़नी है।
एस ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि हम एटम्स और क्वांटम नंबर और उसमें हाइब्रिडाइजेशन वाले कंसेप्ट में हम पढ़ चुके हैं कि अबॉस, पाउली रूल और हंस रूल के हिसाब से ऑर्बिटल्स का जो कंसेप्ट था वो कैसे हमारे एग्जिस्टेंस में आया। ठीक है, उसके बाद जो ये बीच वाली ब्लू कलर की सीरीज दिख रही है, इन्हें बोला गया इसने डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और सबसे कोने वाली जो 13 से 18 तक के बीच की थी, इसे इसने बोला पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तीनों ब्लॉक आपस में बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, अलग अलग क्वालिटीज है, अलग अलग चीजें हैं। क्या चीजें हैं वो पीरियोडिक टेबल से ही पता चल जाएंगी। पहले तो हम थोड़े से हेनरी मोजले के पढ़ लेते हैं, थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स या थोड़े से कि क्या क्या चीजें उन्होंने रिवाइज करवाई। पीरियड्स बोले 7, ग्रुप्स बोले 18, 3 ब्लॉक बोले एस ब्लॉक, डी ब्लॉक और पी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक के अंदर एक और नई सीरीज आती है जिसे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज कहते हैं। इन्हें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। क्लास 12 में इसका चैप्टर बड़े अच्छे से पढ़ते थे, लेकिन यहां इतना डिटेल में नहीं जाना है। यहां सिर्फ हम सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स और फिजिकल प्रॉपर्टीज और इनकी सिर्फ थोड़े बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज कि क्या इनमें डिफरेंस है, बस उतना ही पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहां पे हमने पीरियोडिसिटी का कंसेप्ट पढ़ लिया, हमने शेल्स का कंसेप्ट पढ़ लिया। अब देखिए, अब शेल से बात आती है पीरियड्स। पीरियड्स क्या होते हैं? जो कोई एलिमेंट जिस पीरियड में आता है उसके पास उतने शेल्स होते हैं, क्योंकि पीरियड हमारा डिनोट करता है शेल्स को। हाइड्रोजन देख सकते हैं यहां पे 1 पे आ रहा है, तो यहां पे आप साफ बोल सकते हो कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक ही शेल में आता है। ठीक है, उसके बाद लिथियम 2 शेल में, पीरियड दूसरे में है, सोडियम तीसरे शेल में, पोटेशियम 4 में, रुबीडियम 5वें में, सीजियम 6 में और फ्रांसियम कितने में आता है? आपके 7 शेल में आता है। ये 7वें वाले सारे एलिमेंट्स जो होते हैं ये रेडियो एक्टिव सीरीज होती है, तो इन्हें हम डे टू डे लाइफ में ज्यादा यूज नहीं करते, लेकिन पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अब यहां पे हम ऑर्बिटल को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमारा एक क्वांटम नंबर का एक रूल था। मैं तो भाई ऐसे याद करती हूं, और अगर आपको भी ऐसे याद होगा तो इजी रहेगा। पाउलीज एक्सक्लूजन रूल होता है एक, फिर अफबॉज प्रिंसिपल होता है ए से, और फिर होता है हंस रूल। थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्वांटम नंबर को ज्यादा इस पे डिटेल नहीं पढ़ना, हमने सिर्फ अफबॉज रूल को। पाउली ने ये बोला था कि कोई भी ऑर्बिटल है उसके अंदर क्या कहते हैं, सिंगल ऑर्बिटल को स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करने के बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन हमेशा जो एग्जिस्ट करते हैं वो ऑर्बिटल किस पे, पेयर में करते हैं, और एक ऑर्बिटल के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। हमारा जो मेन इंसान है जिन्होंने हमें एग्जैक्टली यहां पे पढ़ना है वो है अफबॉज। तो उन्होंने 1s, उन्होंने बोला कि कोई भी एलिमेंट अगर फर्स्ट शेल में होता है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ शेल्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, हम लेटर ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को अगर आपको पढ़ना है तो प्लीज डू लेट मी नो, मुझे बता देना कि क्वांटम नंबर्स भी पढ़ने हैं तो मैं उसको पढ़ा दूंगी, लेकिन पीरियोडिक टेबल में ये लेंदी हो जाएगा। हम यहाँ पे शॉर्ट एंड सिंपल रखेंगे। कोई भी n फर्स्ट शेल में आता है तो फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल आता है। दूसरे शेल में हमारे पास 1s तो आता ही है, 2s सॉरी, ठीक कर देंगे थोड़ा सा। ठीक है, 2s, साथ में आता है 2p। कोई भी अगर तीसरे शेल में आता है तो वो 3s तो होता है, 3p भी होता है और उसके पास 3d। 4 ही तक जाएंगे क्योंकि 4 ही ऑर्बिटल्स पता है, उससे ज्यादा हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि अदरवाइज लेंदी हो जाएगा। 4s में 4p, 4d एंड देन 4f। सबसे पहले कौन सा ऑर्बिटल भरता है? सबसे पहले भरता है आपका 1s। ऐसे अफबॉज ने, ये अफबॉज का प्रिंसिपल है, रिवीजन हो रहा है। सबसे पहले 1s भरता है लोएस्ट एनर्जी से। ठीक है, फिर भरता है हमारा 2s। ठीक है, तो 2s भर गया। फिर हमारा भरता है 2p और फिर 3s भर गया। ठीक है, अब 3p, अब जब हम 3p की बात कर रहे हैं तो 3p तो जा ही रहा है,
यहाँ पे देखिए 3p तो है ही, लेकिन 3p के बाद ये एरो कहां को जा रहा है, 4s को। बोरन ब्यूरी का कंसेप्ट था कि लोअर एनर्जी लेवल 4s का कम होता है, इसलिए 4s पहले भर जाता है और उसके बाद 3d और फिर 4p भरता है, एंड देन ये कंटिन्यू होता है जब जैसे जैसे आप नंबर ऑफ शेल्स को बढ़ाते हैं। हमें बस इतना कंसेप्ट याद रखना कि फर्स्ट शेल में s ऑर्बिटल, सेकंड शेल में s और p ऑर्बिटल, फिर आप s p s को देखते हो तो थर्ड ऑर्बिटल में ये पर पहले कौन सा भर जाता है, 4s भर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल का छोटा सा रिवीजन था, ये हम ऑलरेडी क्वांटम नंबर्स में पढ़ेंगे, तो यहाँ पीरियोडिक टेबल में इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब जो पढ़ना है, सबसे पहले हमने पढ़ना है एस ब्लॉक। अगर आप एस ब्लॉक देखते हो, और मैंने जो एस ब्लॉक आपको बताया है वो होती है आपकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाली सीरीज। देखिए ये पीरियोडिक टेबल जब बनती है, आपको पीरियोडिक टेबल भी दिखा देती हूं, तो क्लियर कर देते हैं थोड़ा। तो आपकी जो ये वाली सीरीज है, देख रहे हो आप, हाइड्रोजन को नहीं लेंगे अभी, क्योंकि हाइड्रोजन एक एनोमलस सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट है जिसका एक अलग ही चैप्टर बन गया क्योंकि उसकी एक्सेप्शन और एनोमलस बिहेवियर की वजह से, तो उसे अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, हम यहां से चलेंगे, सेकेंड पीरियड से शुरू करेंगे। ठीक है, तो यहां पे हमारे सेकेंड पीरियड, फर्स्ट में तो चलो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ, हाइड्रोजन को अभी हम इग्नोर करेंगे। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। इसके अंदर दो क्या कहते हैं ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। पहला वाले का शॉर्टकट आई थिंक आप सबको पता होना चाहिए, आई थिंक हम छोटी क्लासेस से पढ़ ही रहे हैं, अगर नहीं आता तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ली, ना, की, रबड़ी, सबसे फ्रेश। आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में शॉर्टकट कैसा है, लिथियम, ली, ना, की, रबड़ी, सबसे फ्रेश। तो यहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम है। अगर किसी को एटॉमिक नंबर निकालने में भी दिक्कत है, उसका भी शॉर्टकट है कि अगर मैं कह रही हूं चलो ग्रुप 1 का सीजियम का मुझे एटॉमिक नंबर बताइए, तो उसमें बच्चे को दिमाग लग जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन अगर आपको ऑर्बिटल का कंसेप्ट पता है तो उसमें हम क्या करेंगे, निकाल सकते हैं। उसको हम बाद में किसी दूसरी वीडियो में करेंगे, पहले हम सिर्फ एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। ग्रुप 2 के अंदर हम बेरिलियम से देखते हैं, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप रोए। ठीक है, तो यहां पे आपके पास जो ग्रुप 2 है, शॉर्टकट कैसे याद रखना है, बेटा जब स्कूटर मांगता है, कार और स्कूटर, तो बाप रोता है। ठीक है, तो यहां पे बेरिलियम बेटा मांगे, मैग्नीशियम कार, स्कूटर Ca कार और स्कूटर Sr स्ट्रोंशियम, फिर बाप बेरियम, रोए Ra दैट इज रेडियम। ये रेडियम मैडम क्यूरी वाला ही रेडियम है। ठीक है, ये इसकी ऊपर भी बहुत अच्छी मूवी बनी है मैडम क्यूरी की, और उन्होंने इसी एलिमेंट को डिस्कवर करते करते अपनी जान भी दे दी थी। आई थिंक आप अगर इसकी मूवी देखेंगे बहुत अच्छी है। चलिए वापस आते हैं ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 में। तो ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 का ये है आपका क्या कहते हैं, एक सीरीज का शॉर्टकट, और इसे एस ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं। अब इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो सबसे पहले जो हमने पढ़ना है कि एस ब्लॉक होते क्या है। सबसे पहले हमने ये जान लिया कि वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के होते हैं। दूसरी चीज जो हमें पता है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। देखिए यहाँ पे 3, 11 और 19, सिर्फ इसी एलिमेंट को मैं लिखती हूं जिससे आपको इजी रहे। 3, 11 और 19, ठीक है, इनको रटने का नहीं है, इनको समझने का है कि आपको एटॉमिक नंबर कैसे आना चाहिए। अगर आपको लिथियम वाली शुरू के 10 एलिमेंट आ गए और सीरीज बिठाना आ गया, तो आप पीरियोडिक पूरी की पूरी लिख सकते हैं, ये गारंटी है। लेकिन उसके लिए अभी बाद में करेंगे, पहले कंसेप्ट देखते हैं। 3, 11, 19, आप अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाइए, वही 1s वाला सबसे पहले बनाते हैं। लिथियम 3 होता है, ठीक है, तो सबसे पहले 3 इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना है। सबसे पहले 1s s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, d के अंदर 10 और f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लिथियम में सबसे पहला शेल 1s भरता है। 1s में 2 भर जाएंगे, तो 3 में से 2 भर गए। उसके बाद कौन सा शेल आता है, सेकंड शेल 2s आता है, तो 2s में 2 तो भर गए, 3 में से कितना बचा, 1, तो 1s to 2s1।
यही कंसेप्ट अगर मैं सोडियम पे लगाऊं, देखिए आप 1s2 भरेगा, 11 में से 2 भर गए 9, 2s2, 2p6, 6, 2 और 2 4 10, और ये हो गया 3s1। आप अगर नोटिस करिए यहां पे पोटेशियम को भी लिख लेते, चलिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, फिर क्या भरेगा आपका यहां पे 4s1। ठीक है, आप अगर तीनों का स्ट्रक्चर देखिए, मैंने इन्हीं 3 एलिमेंट में फोकस करा है क्योंकि हमारे न्यूलैंड और डोब्रेनेर के जमाने से ये एलिमेंट को बड़ा स्पेशलिटी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो आप देखिए कि तीनों एलिमेंट के एंड में एक चीज बड़ी कॉमन सी आ रही है, S1। बस शेल बदल रहे हैं ना, क्योंकि लिथियम दूसरे शेल में आ रहा है तो इसीलिए यहां पे 2s1 लिखा हुआ है। आपका सोडियम कौन से वाले पीरियड में आ रहा है, तीसरे पीरियड में, तो इसीलिए लिथियम के आगे 3s1 लिखा है, सॉरी सोडियम के आगे 3s1 लिखा है। और जैसे ही आप पोटेशियम को देखते हैं तो पोटेशियम में 4s1 लिखा है, लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन आ रही है, S1। यही तो पीरियोडिसिटी है, कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, बस पीरियड बदल रहे। ऐसे ही रुबेडियम 5s पर 1 पे खत्म होगा, सीजियम किसमें 6s1 पे, और फ्रांशियम किसमें होगा 7s1 पे। इसीलिए इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ये s ब्लॉक एलिमेंट्स इसीलिए कहलाए जाते हैं क्योंकि इनका कॉन्फ़िगरेशन s पे खत्म हो रहा है। और कौन से वाले s पे खत्म हो रहा है, एक ही पे, तो इसीलिए ग्रुप 1 का जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है ns1। तो देखिए अब मैं बोलूं कि चलिए पोटेशियम का जनरल कॉन्फ़िगरेशन कहां पे खत्म होगा, तो अगर तुम्हें पता है कि पोटेशियम चौथे में आता है तो ns1 पोटेशियम 4s1 पे खत्म होगा, होगा कि नहीं होगा। ऐसे ही इसके बड़े भाई के पास आते हैं ग्रुप 2 वालों पे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, देख सकते हैं ये जो ग्रुप 2 वाली सीरीज है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, 12 20, ठीक है, 4 12 20 कर लेते हैं, 4 12 20। ये बिल्कुल सेम टू सेम है, किसके जैसी, इसके जैसी। बस बेरिलियम अगर 4 भरना है तो 1s2 और 2s2 हो गया, 4 भर दिए ना आपने, 4 इलेक्ट्रॉन, पहले 1s2 को भरा फिर आपने 2s2 को भरा। वैसे ही आप मैग्नीशियम को देखेंगे अगर 12, तो आप देखेंगे 1s2 2s2, फिर कौन सा भरेगा 2p6, 6 + 2 + 2 10, 10 के बाद कितना 1s2 2s2 2p6, और ये फिर इसके बाद 3s2। ठीक है, यही कॉमन फैक्टर हमने ग्रुप 2 में देखा। ग्रुप 2 के अंदर भी हमने ये चीज नोटिस करी कि हमारा कॉन्फ़िगरेशन जो खत्म हो रहा है S2 पे ही हो रहा है, बस जो जिस शेल में आ रहा है उसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा उसके आगे लग जा रहा है, तो इसीलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन ns2 बोला गया और इसका ns1 बोला गया। और सिंस ये एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन्स s1 और s2 पे खत्म हो रहे थे, इसीलिए इन्हें s ब्लॉक एलिमेंट्स बोला गया। ठीक है, इसके बाद इनका एक छोटा नाम और होता है, ये बोले जाते हैं एल्कली मेटल्स और ये बोले जाते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कली मेटल्स वो होते हैं, ये मेटल जब भी पानी में डिसॉल्व होते हैं तो एल्कली बनाते हैं, तो इसीलिए इनका नाम एल्कली मेटल्स है। और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कुछ डिफरेंस नहीं है ज्यादा, जस्ट बिकॉज क्योंकि इनके नाम के ये सारे के सारे अर्थ के थ्रू मिलते हैं, अर्थ से मिलते हैं, तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं। ठीक है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये बड़े सॉफ्ट होते हैं क्योंकि लास्ट में एक ही इलेक्ट्रॉन, छोटा शेल, और मतलब छोटा तो नहीं बोलेंगे अगर हम नीचे की बात करें, लेकिन इनके लास्ट के शेल में इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, तो इस वजह से इनका क्या होता है, बॉन्डिंग भी कम होती है, तो इसीलिए ये सॉफ्ट मेटल्स होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी भी बहुत कम होती है। आयनाइजेशन एनर्जी एक नया कंसेप्ट है जिसे हम आगे पढ़ेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। ये हम एक एक करके 3 से 4 ट्रेंड्स पढ़ने, एक एटॉमिक रेडियस, एक आयनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी और एक मेटालिक प्रॉपर्टी और एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। तो ये 5 प्रॉपर्टीज है जो पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज है जो एस ब्लॉक में मैं यहाँ पे देख रही हूं कि इनके पास एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट या एक ही वैलेंसी होती है। ये मोनोवेलेंट होते हैं, ये बाइवेलेंट होते हैं, मतलब आप जब भी सोडियम देखो
सोडियम के ऊपर कभी भी पॉजिटिव के अलावा, एक पॉजिटिव के अलावा कोई और साइन नहीं आता, क्योंकि इनके लास्ट वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो अपने एक ही इलेक्ट्रॉन को लूज करके अपने आप को स्टेबिलिटी अचीव करते हैं। यहां पे अगर आप लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन देखिए तो 2 होते हैं, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या करते हैं, अपने आप की स्टेबिलिटी अटेन करते हैं। अच्छा, स्टेबिलिटी से अचीव करने से बात ये आई कि पूरी सीरीज मेटालिक होती है, चाहे एस ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट हो, वो सारे मेटल्स होते हैं। दूसरी चीज, मेटल्स इलेक्ट्रॉन को लूज करना पसंद होते हैं, इसीलिए इनके ऊपर पॉजिटिव साइन होता है। यही चीजें, जो छोटी छोटी चीजें, हम बाकी नॉन मेटल्स और मेटल्स वाले चैप्टर में दोबारा रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एस ब्लॉक में एक और क्वालिटी है कि ये सॉफ्ट होते हैं, ये मैं बता चुकी हूं। इनका नेचर आयनिक होता है। आयनिक मतलब आयंस बनाते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देते हैं अपने से, ठीक है। अब इनके पास क्या कहते हैं, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सिर्फ एक हाइड्रोजन है जो इस लीना के ऊपर आती है, जो एक नॉन मेटल है, गैस है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये डायामैग्नेटिक होते हैं। क्यों? क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, या नेचर में नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनके पास, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोलेंगे, लिथियम और बेरिलियम, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज हम क्लास 11 में पढ़ते हैं, आप लोगों ने पढ़ी है कि लिथियम और बेरिलियम जैसे होता है, ये पूरे सीरीज में एनोमलस बिहेव करता है। हमें पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का ट्रेंड चलना चाहिए था, लेकिन एक बड़ा अच्छा सा कोट आता है केमिस्ट्री में कि एक्सेप्शन की वजह से चीजें उलट पुलट हो जाती है। तो फिर इस वजह से क्या होता है कि लिथियम और बेरिलियम के लिए भी ये एक्सेप्शन वैलिड हो गया। हमने क्या देखा कि लिथियम बेरिलियम तो इनकी फैमिली का मेन बंदा है ना, लीना की रबड़ी में ली पहले आ रही है, लीना, ठीक है, ली, और बेटा मांगे में बेटा सबसे पहले आ रहा है। तो लीना और बेटा दोनों क्या कहते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या है, ये अपनी पूरी सीरीज, मेटालिक सीरीज में कुछ एनोमलीज बिहेव करते हैं। इसीलिए एक लाइन होती है केमिस्ट्री में जो बोलते हैं, एनोमलीज बिहेवियर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ एवरी ग्रुप बिहेव्स डिफरेंटली। मतलब आपके पास जो भी एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट होगा उस ग्रुप का, वो अपनी आने वाली फैमिली के हिसाब से, जो नीचे की फैमिली है, कुछ न कुछ अलग दिखाता है। इसीलिए लिथियम और बेरिलियम थोड़ा सा नॉन मेटालिक या आयनिक बॉन्ड की जगह कोवेलेंट बॉन्ड को फेवर करते हैं। इसके पीछे रीजन है, वो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लिथियम और बेरिलियम पहला पहला एलिमेंट अपने नॉर्मल सीरीज के हिसाब से सबसे अलग बिहेव करता है। इसके बाद एक नेक्स्ट सीरीज जो मैं आपको बताना चाह रही थी, इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स वो होते हैं जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन किसी पी ब्लॉक के ऑर्बिटल में एग्जिस्ट कर रहा है या आ रहा है, ठीक है, इसे बोलते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक एलिमेंट्स को एक वर्सेटाइल सीरीज भी बोला जाता है। वर्सेटाइल मतलब कोई भी चीज जो सब कुछ कर ले, ठीक है भाई, फिजिक्स भी पढ़ा ले, केमिस्ट्री भी पढ़ा ले, मैथ्स भी पढ़ा ले, इंग्लिश भी पढ़ा ले, तो वो एक वर्सेटाइल टीचर बन जाता है, ठीक है। वैसे ही पी ब्लॉक को वर्सेटाइल सीरीज क्यों बोला जाता है, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में यही एक सीरीज है जिसके पास एक मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तो इसीलिए पी ब्लॉक बड़ी इंटरेस्टिंग रंगीन सीरीज होती है, क्योंकि इसमें देख रहे हो कितने कलर्स दिख रहे हैं अलग अलग तरीके के, ठीक है। तो इस वजह से क्या है, पी ब्लॉक सीरीज को पढ़ना भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। पी ब्लॉक स्टार्ट कहां से होता है, 13 से 18 के बीच में पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। 13 वाला होता है बोरॉन, 14 वाला होता है कार्बन, देन 15 वाला होता है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एंड लास्ट वाली सीरीज होती है नोबल गैसेस, माय फेवरेट सीरीज, ग्रुप 18 की, जो किसी से भी मतलब नहीं रखती, दुनिया में स्टेबल होती है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, अपना काम करती है, ना किसी से रिएक्ट होती है, ना किसी के झमेले में पड़ती है। तो ये होती है ग्रुप 18 की सीरीज, नोबल गैसेस सीरीज, ठीक है। अब यहाँ पे पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम साइजेस की, मेटलॉइड्स की और बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन की बात। कॉन्फ़िगरेशन में अगर आप बोरॉन की सीरीज देखो तो बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला, ठीक है। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। यूनोट्रियम भी आता है, उन, वैसे तो उन कहते हैं, उन अनट्रियम कहते हैं, ठीक है। या नोन्स है, अभी अभी आए नहीं है, धीरे धीरे बनेंगे, क्या पता फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन हमसे थैलियम तक जाएंगे। बैंगन, आलू, गाजर, इन ठेला, ठीक है।
तो अगर आप बोरॉन का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर देखेंगे तो 1s2, 2s2 एंड 2p कितना होगा 1। तो 1s2, 2s2 एंड 2p1 के साथ हम ये देखते हैं कि ये p ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहलाए जाते हैं 2p1। सेम वही चीज होगी, सेकेंड पीरियड में आता है तो 2p1, ये 3p1, ये 4p1, ये 5p1 और ये 6p1 और ये 7p1। तो ऐसे करके इसका 2p1 होगा लास्ट कॉन्फ़िगरेशन, इसका 2p2 हो जाएगा, सब कुछ सेम रहेगा। 1s2, 2s2 तो बिल्कुल सेम रहेगा, कार्बन 2p2 हो जाता है, ठीक है। फिर ये 2p3, ये 2p4, ये 2p5 और ये हमारे ब्रिलियंट इंसान 2p6, पूरे के पूरे 6 ऑर्बिटल हमारे भरे रहते हैं। तो ठीक है, तो ये है आपका p ब्लॉक एलिमेंट्स। p ब्लॉक एलिमेंट्स की क्वालिटी क्या होती है, अगर आप देखिए तो इनमें अलग अलग सीरीज होती है। ऑक्सीजन फैमिली, जिसे कैल्कोजन फैमिली बोला जाता है क्योंकि इस फैमिली से सबसे ज्यादा ओर्स मिलते हैं। ये नोबल गैस फैमिली, इनर्ट गैस सीरीज बोला जाता है। फ्लोरीन को हैलोजन सीरीज बोला जाता है। ग्रुप 17 बड़ी इंटरेस्टिंग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीरीज होती है भाई, ये ग्रुप 17, ठीक है। उसके बाद यहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स जो पढ़ते हैं मेटेलिक एंड नॉन मेटालिक, जो हम ट्रेंड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो यहां पे हमने एस ब्लॉक पढ़ लिया और पी ब्लॉक पढ़ लिया, ठीक है। अब एक लास्ट ब्लॉक आता है जिसे बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने पढ़ना है कि ग्रुप 3 से 12 के बीच के डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ये देखिए ऊपर की तरफ नहीं आते, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ रहते हैं। नीचे की तरफ मतलब आप देखिए ये कौन से पीरियड से शुरू हो रहे हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4th पीरियड से शुरू होते हैं पहली चीज तो, ठीक है। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, 4th पीरियड के शेल तक इनका कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन आता है। लेकिन अब डी ब्लॉक की डेफिनेशन जो है वो एस और पी ब्लॉक जैसी नहीं होती। डी ब्लॉक की डेफिनेशन थोड़ी अलग होती है, जो हम डी ब्लॉक के चैप्टर में पढ़ते हैं। यहां पे आपको बस इतना ध्यान रखना है कि डी ब्लॉक या इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट, इनका क्या कहते हैं, डेफिनेशन ये बोली जाती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में जब भी एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है और प्लस यहाँ पे एनोमलस 3d पहले भर जाता है, ठीक है, 4s पहले भरता है एंड 3d बाद में भरता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो इनका लास्ट शेल है वो 3d पे आता है। लेकिन 3d पे खत्म होना ही डी ब्लॉक एलिमेंट्स नहीं होते। 3d में एटलीस्ट एक ऑर्बिटल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है, वही डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो 1 to 9 होते हैं। ये हैवी मेटल्स होते हैं, बहुत कमर्शियलाइज सीरीज होती है। हमारे जितने भी डे टू डे में यूज होने वाले मेटल है, मतलब गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉपर, निकल, आयरन, सारे के सारे ये डी ब्लॉक में है, ठीक है। तो हमारे सारे ये है हमारा एस ब्लॉक, ये हमारा है पी ब्लॉक और ये है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज के वीडियो में हमने सिर्फ एक जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा एस ब्लॉक का, पी ब्लॉक का और थोड़ा सा माइनर पार्ट डी ब्लॉक का पढ़ा। अभी हमने इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी, जिसमें हम एस, पी और डी को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी एंड हम इसके अलावा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो वो हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। लेकिन अभी जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो जेन्युइन पार्ट है, उसे आप ढंग से पढ़िए, ढंग से देखिए। कोई भी दिक्कत होती है तो नेक्स्ट वीडियो में ऑफ कोर्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.